दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मौत मरी बेमौत। ये राम रेमी कॉमिक्स है। इसके पहले 5 पार्ट हो रहे हैं और हैं। और पहले पार्ट का नाम है राम रेमी और सदाबहार देवानंद। तो उसके बाद आप 5 पार्टों को पढ़ लेना, उसके बाद इसको पढ़ना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ये जो स्टोरी है यहाँ पर, ये इसके पहले 5 पार्टों की है। तो ये आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ राम रहीम का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगी ये 500 कॉमिक्स। पहले पार्ट का नाम है राम रहीम और सदाबहार देवानंद। तो यहाँ तक की स्टोरी हम शुरू के 5 पार्टों में पढ़ चुके हैं। अब इसे आगे पढ़ेंगे। इसको मैंने स्किप इसलिए किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ये 500 पार्ट आपने पढ़ चुके हैं। तो पढ़ते हैं। अब आगे पढ़े। वाह वाह वाह, कू कू, पता नहीं ये आने वाली मुसीबत कैसी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इन जंगलियों के साथ साथ हम भी मौत के मुंह में समा जाए। वाह वाह, राम भैया ये जंगली तो शायद भागने की फिराक में है। काश हमारे हथियार हमें वापस मिल जाते हैं। और ईश्वर ने जैसे राम की बात सुन ली। वाचू वाचू, वो हमारा जंगली हमारा सामान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तभी वाह वाह वाह, या खुदा, वह कोई जानवर है या आग उगलता कोई पहाड़। उस विशालकाय जानवर के मुंह से निकलती आग की लपटों ने पलक झपकते ही आसपास के असंख्य पेड़ों को अपने आगोश में ले लिया। और जंगली अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। हुई हुई, वाचूंगा वाचूंगा। बड़े भाई, मौका अच्छा, हमें भी तुरंत यहाँ से भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से अपने हथियार उठाओ और निकल चलो। चारों ने झटपट जमीन पर पड़े अपने हथियार उठाए और एक तरफ दौड़ पड़े। बिना पीछे दिखे दौड़ ले पैरे झुमरू, वरना सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। जबकि इस विशाल का जानवर ने जंगलियों पर कहर बरपा दिया था। वहां वहां, ओई आई। राम रहीम और देव आनंद काफी देर तक लगातार दौड़ते रहे, लेकिन फिर हफ हफ, अब मुझे दौड़ा नहीं जाता, खुदा के लिए रुक जाओ। हफ हफ, रुक जाओ बड़े भाई, खुदा के नाम पर छोटे भाई पर तरस खाई लो, वरना इसका दम टूट जाएगा। आनंद की बात सुनकर राम रुक गया। हफ हफ हफ, मेरे विचार से हम खतरे से बाहर निकल आए हैं बड़े भाई, इसलिए इसलिए यहाँ सुस्ता लेने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, लेकिन यह मत भूलना कि यह भयानक जंगल है और यहाँ पग पग पर खतरा बिछा है। चेहरा वहीं सुस्ताने बैठे। फिर कुछ देर बाद, ईश्वर का शुक्र है हम दिशा नहीं भटके। बड़े भाई, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि हम नक्शे के अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूँ। तो पढ़ते हैं इसको। पूरा विश्वास है और मेरे विचार से अब हमें और समय नष्ट न करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना कुछ घंटों में रात हो जाएगी और हमारा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक कहते, आओ चले। चलो एक बार पुनः आगे बढ़ चले। तुम्हारा क्या ख्याल है बड़े भाई, हम कल तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे? मेरे विचार से तो हम लोग अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। क्या सच? यह केवल मेरा विचार है, विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता। लगभग 2 घंटे चलने के पश्चात जैसे वह जंगल समाप्त हुआ, आहा, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वह देखो, आश्चर्य, पत्थर की मूर्ति इस घाटी में। नक्शे के मुताबिक यह मूर्ति हमारी आखिरी मंजिल है, लेकिन हमें तो इस मूर्ति में अपनी कोई मंजिल दिखाई नहीं दे रही। इस मूर्ति में कोई गुप्त रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा, परंतु साधारण से इस पत्थर की मूर्ति में तो कोई गुप्त मार्ग प्रत्यक्ष नहीं है। ढूंढते जरूर कोई न कोई गुप्त मार्ग मिल जाएगा। चलो कोशिश कर देखते हैं। कू कू कू, झुमरू चढ़ गया उसके ऊपर, परंतु काफी तलाशने के पश्चात भी उन्हें उस मूर्ति में कोई गुप्त मार्ग नहीं मिला। बेकार है, कोई मार्ग नहीं है। बड़े भाई, तुम एक बार फिर नक्शे को गौर से देखो, कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो न हुआ है? नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। नक्शे के मुताबिक यह मूर्ति हमारी मंजिल है। मेरे विचार से हमें बहस न करके कुछ खाने पीने के विषय में सोचना चाहिए। रात होने वाली, रात भर यहीं आराम करने के पश्चात सुबह आगे की सोचेंगे। गुड, मैं भी यही कहना चाहता था। मेरे पास कुछ टैबलेट्स हैं जो हमारी भूख को मिटा देंगी, बाकी सुबह देखेंगे। राम ने एक एक टैबलेट तीनों को दे दी और स्वयं भी एक टैबलेट ले ली, जिससे उनकी भूख और प्यास दोनों शांत हो गई और वह झुमरू को पैरे पर बिठाकर वहीं सो गए। परंतु अगले दिन जैसे भोर का उजाला फैला, झुमरू पूरी तरह चीखता हुआ राम रहीम आदि को झंझोड़ता हुआ उन्हें जगाने लगा। खो खो खो। सिकरी राम आदि आंख मलते हुए उठ बैठे। खो खो खो, अरे प्यारे, क्या हुआ तुम्हें? या तुमने हमें सुबह सुबह ही क्यों जगा दिया? घर घर। झुमरू ने तुरंत मूर्ति की ओर इशारा किया। खू खू खू, हे मूर्ति, हे ईश्वर, मूर्ति तो चरखी की तरह घूम रही है। हो सकता है मैं कोई खतरा पेश आ जाए, जल्दी से दूर हट जाओ, जल्दी हटो।
तुरंत तुरंत ही चारों घूमती हुई मूर्ति से दूर हट गए। अरे मूर्ति तो धीरे धीरे जमीन में धस रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सूर्य की तेज रोशनी सिर्फ मूर्ति पर ही पड़ रही है। क्या चक्कर हो सकता है। फिर से गई गजब, मूर्ति तो समूची की समूची जमीन में धस गई और वहां शायद गहरा गड्ढा बन गया। अब मैं सारा चक्कर समझ गया। वही गड्ढा हमारी मंजिल का गुप्त मार्ग है। आओ मेरे साथ। चारों उस गड्ढे के निकट पहुंचे। यह देखो, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। इससे प्रमाणित होता है कि मेरा सोचना ठीक है। लेकिन सुबह होते ही वह मूर्ति अचानक घूमते हुए जमीन के भीतर क्यों गायब हो गई। तुमने गौर नहीं किया, सूर्य की सबसे ज्यादा रोशनी उसी मूर्ति पर पड़ रही थी। शायद यही बात ही इस गुप्त मार्ग को प्रकट करने के लिए चाबी का काम करती हो। फिर अब क्या इरादा है बड़े भाई, क्या सीढ़ियां गिने? क्या यह भी पूछने की बात है? इतनी दूर से हम नाना प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए सिर्फ इस स्थान पर पिकनिक मनाने तो आई नहीं है। चारों सीढ़ियां उतरने लगे। सुनो, किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार है ना। हम शेर की मान में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। जुमरू की कसम, मैं तो पूरी तरह से सावधान हूँ। और ये चारों सीढ़ियां उतरकर उस खड्डे के नीचे पहुंचे। वह देखो, शायद कोई सुरंग प्रतीत होती है, परंतु वहां तक गहन अंधकार छाया हुआ है। चिंता मत करो, मेरे पास पेंसिल टॉर्च है। इसकी रोशनी भले ही कम सही, लेकिन हमारे लिए पर्याप्त होगी। ओह कमाल है, यह तो हमेशा चौकस से रहता है, वरना पेंसिल टॉर्च साथ लेकर चलने के विषय में कम से कम मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आनंद ने अपनी गुप्त जेब से एक पेंसिल टॉर्च निकाल ली और चारों उसकी रोशनी में सुरंग के भीतर प्रविष्ट हो आगे बढ़ने लगे। मेरी समझ से तो यह बाहर की बात है कि जमीन के भीतर सुरंग और गुप्त मार्ग किसने बनाया होगा। यह दुनिया बड़े बड़े अजूबों से भरी हुई है छोटे भाई। यह जमी दोज अड्डा भी उन्हीं में से एक है। लगभग 5 मिनट पश्चात जब एक मोड़ मुड़े, अच्छा यहाँ तो अच्छा खासा प्रकाश है। हाँ, लेकिन यह भी एक आश्चर्य की बात है कि इस बात का पता नहीं चल रहा है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। कुछ और आगे बढ़ने पर चारों दुविधा में फंस गए। यहाँ तो 4 रास्ते, हमें किस मार्ग पर बढ़ना चाहिए, यही तो सोचने का प्रश्न है। मेरे विचार से हम चारों को विभक्त होकर इन चारों रास्तों पर ही आगे बढ़ना चाहिए। गुड आइडिया। मैं तो चला जुमरू के साथ इस मार्ग पर और मैं चला इस मार्ग पर। उनके जाने के पश्चात बाद, रहीम तुम उस तरफ जाओ, मैं उस तरफ से आगे बढ़ता हूँ। ईश्वर ने चाहता हम सब सकुशल एक स्थान पर ही मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ चले। कुछ ही देर बाद राम अपने मार्ग पर चलता हुआ एक कमरे में जा पहुंचा। वो यह तो किसी का सैन्य कक्ष मालूम पड़ता है। कुछ सोचकर राम तेजी से कमरे की तलाशी लेने में जुट गया और जब अंत में उसने मेज के दराज खोली, अरे डायरी, जरूरी है मेरे काम की साबित होगी। राम कुर्सी पर बैठकर डायरी पढ़ने लगा और जैसे जैसे वह डायरी के पन्ने पढ़ता गया, उसकी आंखों की चमक बढ़ती गई। गजब, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सारा चक्कर यह होगा। पूरी डायरी पढ़ने के पश्चात राम ने उसे अपनी गुप्त जेब में डाला और अपने जूते की एड़ी से एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकालकर किसी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो, डबल सीक्रेट सर्विस 00 हाफ कॉलिंग ओवर। सिगरी संपर्क हुआ। यह 00 हाफ, मैं चीफ मुखर्जी बोल रहा हूँ। चीफ अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ। मेरे पास वक्त का कम है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। फिर राम चीफ मुखर्जी को जल्दी जल्दी वहां सारी स्थिति के बारे में बताने लगा। अंत में, आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए ना चीफ अंकल? बिल्कुल समझ गया। तुम चिंता मत करो, मैं इसी समय कमांडो फोर्स का एक दस्ता तो तुम्हारी मदद के लिए वहां भेज रहा हूँ। ठीक है। फिर संपर्क विच्छेद कर राम ने जैसे ट्रांसमीटर को यथास्थान रखा, हैंड्स अप। यदि जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। ओह, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ चलो। राम ने ज्यादा आनाकानी करना उचित नहीं समझा, चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। इधर देव, आनंद और रहीम अपने अपने मार्गों पर चलते हुए पुनः एक चौराहे पर जा मिले। कमाल, हम तो इस स्थान पर का पूरा चक्कर काट कर फिर एक स्थान पर आ मिले। हाँ, लेकिन राम भैया कहाँ रह गए? उन्हें भी तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। हो सकता बड़े भाई ने कोई और रास्ता पकड़ लिया हो। खैर, तुम दोनों ये बताओ कि मार्ग में तुम्हें कोई मिला या कोई विशेष बात दिखाई दी? सिवाय कुछ खाली कमरों और उनमें लगी विभिन्न प्रकार की मशीनों के मुझे तो कुछ और दिखाई नहीं दिया। मुझे भी ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि इस बात का प्रमाण होते हुए भी कि यहाँ इंसानों का वास है, फिर भी हमें कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। हाँ, यह तो वास्तव में हैरानी की बात है।
मुझे विश्वास है कि इंसान अवश्य मौजूद होंगे, लेकिन इस समय वे कहीं और है। लेकिन कहाँ? कभी घर घर है, अरे वह देखो, वह दीवार एक तरफ सरक रही है। शायद वह कोई गुप्त द्वार है। आओ हम जल्दी से कहीं छिप जाएं। घर घर, चलो उस चबूतरे के पीछे छिप जाते हैं। अगले पल तीनों झमरू के साथ उस चबूतरे के पीछे जा छिपे। अब समझा कि ये लोग कहाँ मौजूद होंगे। गुप्त द्वार से बाहर निकलने वाले व्यक्ति ने द्वार के निकट लगे एक बटन को दबाया और दीवार पुनः अपने स्थान पर वापस आने लगी। घर घर। जब दीवार अपने स्थान पर आ गई और वह बंदूकधारी देव आनंद आदि की नजरों से ओझल हो गया, तो तीनों उस दीवार के निकट जा पहुंचे। इस बटन से यह द्वार गुप्त द्वार खोला जा सकता है। तुम लोग सावधान रहना। चिंता मत करो, हम सावधान हैं। बटन के दबाते ही घर घर। पता नहीं द्वार के पीछे हमें क्या देखने को मिले। जो द्वार पूरी तरह प्रकट हो गया। मेरे पीछे आओ। उस द्वार से होकर कुछ दूरी तय करने के पश्चात जब वे एक खुले स्थान पर पहुंचे तो उनकी आंखें चौंधी आ गई। हे ईश्वर, सोने की घाटी! तो यह है मोम की गुड़िया और उसमें रखे नक्शे का रहस्य। तो अब यह साफ हो गया कि इसी घाटी का रहस्य छुपाए रखने के लिए ही उस अज्ञात अपराधी ने मेरे पिता वैन्य का कत्ल किया है। लेकिन एक रहस्य भी रहस्य है, वह यह है कि तुम्हारे पिता के पास इस घाटी का नक्शा कहां से और कैसे आया। हाँ, यह प्रश्न भी विचारणीय है। खैर, इस रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा। अब चलो यहाँ से, वरना हम किसी खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ, क्या वापस लौटना है? तभी छोकरो, चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो, वरना अपने प्राण मासूम प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अरे बाप रे, मारे गए। आखिरी खतरे में फंसी गए। फिर इससे पहले कि देव आनंद और रहीम उनके फंदे से निकल पाने का कोई उपाय कर पाते, उन बंदूकधारियों ने उनके रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिए। चलो आगे बढ़ो। अकड़ क्यों रहे हो भाई, चल रहे हैं। बंदूकधारी उन्हें लेकर एक तरफ चल पड़े। अरे शैतान, झुमरू कहाँ चला गया? लेकिन फिर किसी विचार के दिमाग में आते हुए शांत हो गया। बंदूकधारी उन तीनों को लेकर एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां बहुत से सशस्त्र लोगों के बीच एक स्यापोश सोने के सिंहासन पर बैठा था। माँ महिम की जय हो। अरे कमबख्त छोकरे, यहाँ तक कैसे आ पहुंचे? ये तो जानता इनको। माँ महिम, हमने इन्हें गोल्डन वैली के मध्य पकड़ा है। पता नहीं ये वहां तक कैसे जा पहुंचे। इन तीनों का चौथा साथी कहाँ है? और इसका मतलब यह हुआ कि यह स्यापोश हम चारों से अच्छी तरह परिचित है। हमें केवल यही तीन मिले। माँ महिम को चौथा इनके साथ नहीं था। वह भी जरूर यहीं कहीं होगा। तुम लोग उसकी तलाश करो, तब तक मैं इनकी खातिरदारी करता हूँ। प्यारे बुरकापोश, क्या लुगाइयों की तरह चेहरा छिपाई छिपाई हमारी खातिरदारी करोगे? खामोश बदतमीज। चिल्ला मत मिस्टर मोहनलाल, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। क्या? हाँ देव, इस बुर्गे के पीछे तुम्हारा चाचा मोहनलाल ही है। वो निवे तो होटल की तबाही के साथ ही मर चुके हैं। नहीं, होटल जरूर तबाह हुआ था देव, लेकिन तुम्हारे चाचा नहीं मरे थे। वे स्वयं अपने होटल को तबाह कर हेलीकॉप्टर द्वारा भाग निकले थे। मैं उस हेलीकॉप्टर को अब तक नहीं भूल पाया हूँ, जिसे मैंने होटल के तबाह होने के साथ ही आकाश में उड़ते देखा था। क्यों मिस्टर मोहनलाल, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हा हा हा। नहीं बेटे, तुम सच ही कह रहे हो। कहने के साथ ही सियापोश ने अपने चेहरे पर पड़ा बुरका उठा दिया। चाचा? हाँ देव, तुम्हारे यही चाचा तुम्हारे पिता राम गोपाल और श्रीकांत का खूनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सोने की घाटी का नक्शा प्राप्त करने के लिए ही इसने तुम्हारे पिता वैन्य का खून किया है। और जब इसे तीनों नक्शे प्राप्त हो गए तो यह अपना होटल तबाह कर वहां से भाग निकला। यह दुनिया की नजरों में तो मर चुका था, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। पर तो अब यह मेरे हाथों मरेगा। हा हा हा। वह पिद्दी, तू भला मुझे क्या मारेगा? चाचा, आज तेरी मौत मेरे ही हाथ होगी। तभी ठहरो देव, से मौत के घाट उतारने से पहले एक सच्चाई और जान लो। राम भैया, राम बड़े भाई। हा हा, चलो अच्छा हुआ जो तुम सिगड़ी पकड़ लिए गए। बताओ वह क्या सच्चाई जो तुम देव को बताने जा रहे थे? वह सच्चाई है कि तुम देव के चाचा मोहनलाल नहीं, बल्कि देश के गद्दार प्रोफेसर चक्रम हो। क्या? ओ नो। क्यों प्रोफेसर, सच्चाई सुनकर तुम्हें सांप सूख गया ना? लेकिन तुम्हें यह भेद कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी इस डायरी के द्वारा। ओह, चलो चलो, अब अपने चेहरे से मोहनलाल का मुखौटा उतार कर इन सबको अपना असली चेहरा भी दिखा दो। अवश्य तुम चेहरे को मौत के घाट उतारने से पहले मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा को भी अवश्य पूरा करूंगा। कहने के साथ ही मोहनलाल अपने चेहरे से एक बारीक झिल्ली हटाने लगा। अब उनके सामने प्रोफेसर चक्रम का भयानक चेहरा था। तुम लोग मेरा भेद जान चुके, इसलिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम जिंदा नहीं बचेंगे तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे प्रोफेसर चक्रम, क्योंकि मैं ट्रांसमीटर द्वारा अपने देश के उच्च अधिकारियों को यहाँ के बारे में सब कुछ सूचित कर चुका हूँ।
और अब कुछ ही समय में यह कमांडो फोर्स पहुंचते ही होगी। राम की बात सुनकर प्रोफेसर चक्रम क्रोध से पागल हो उठा। गार्ड्स, भून डालो इन चारों को। लेकिन इससे पहले कि बंदूकधारी राम आदि को अपनी बंदूकों का निशाना बना पाते, द्वार से गोलियों की एक तेज बौछार आई। तड़ तड़ तड़, आ उफ न आई। फायरिंग करने वाला को और कोई नहीं बल्कि झुमरू था। वाह प्यारे झुमरू, खूब मौके पर आए तुम। वाह कमाल कर दिया झुमरू ने। अरे मूर्खो, देख कह रहे हो, भून डालो इन छोकरों को इनके बंदर सहित। परंतु से पहले गार्ड दोबारा हरकत में आते राम रहीम और देवानंद उन पर टूट पड़े। उफ, धड़ाक कड़ाक, हाय। झुमरू भी बंदूकधारियों की पिटाई करने में पीछे नहीं रहा। खटाक, हाय, मर गया। असली हीरो तो इसका मुखिया बंदर है। यह माहौल देख, ओह, भाग निकलने में ही भलाई है। वो वह भाग निकलने की फिराक में है। अगले पल देव ने जमीन पर पड़ी एक गन उठाई और तड़ 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 आई। असंख्य गोलियां खाकर प्रोफेसर चक्रम जमीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी वहां का जरा जरा एक भयानक आवाज के साथ कांप उठा। ओह, शायद भूकंप आया प्रतीत होता है। गड़गड़ गड़गड़। अगले पल भागो। राम आदि दौड़ते रहे और वह जमीन दो इमारत तबाह होती रही। धड़ाम, गड़गड़। अन्य लोगों का अंजाम क्या हुआ वह तो राम रहीम आदि कुछ नहीं जान सके, लेकिन वे उस जमींदोज घाटी से बाहर निकलने में जरूर सफल हो गए। फिर जैसे वे उस शतान से कुछ दूर पहुंचे, धड़ाम, वो वह सोने की घाटी शायद पुराने ज्वालामुखी पर्वत के गर्भ में थी। फिर वे वहां से चलने वाले थे कि घर घर चलो, ये विषय मौके पर पहुंचे। राम रहीम, मेरे बच्चों, अंकल, तुम सब ठीक तो हो ना मेरे बच्चों? हाँ, हमसे तो ठीक ठाक अंकल, लेकिन अफसोस सोने की घाटी के साथ साथ प्रोफेसर चक्रम और उसके सारे साथी भी खत्म हो गए। शायद उनकी किस्मत में ऐसी बेमौत मरना ही लिखा था। अब मेरे साथ बाकी बातें सफर के दौरान ही होगी। और कुछ देर बाद बड़े भाई, एक बात समझ में नहीं आई कि देव के कोई पिता के पास इस घाटी का नक्शा कहां से आया और उनका प्रोफेसर से क्या संबंध था। दरअसल देव के पिता राम गोपाल और श्रीकांत अपराधी प्रोफेसर चक्रम के साथी थे। जब हमारे देश की पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी तो बचते बचाते साकाल के जंगलों में पहुंचे और वहां से संयोग से उन्हें सोने की घाटी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। वहां पहुंचकर प्रोफेसर चक्रम की नीयत बदल गई और उसने अपने तीनों साथियों को बंदी बना लिया। उसकी योजना यह थी कि सोने के साथ उस अथाह अंबार के साथ साथ वह अपना अधूरा आविष्कार भी पूरा कर ले, यानी मोम युक्त रॉबर्ट, जिसे उसने मोम की गुड़िया का रूप दिया था। लेकिन एक दिन देव के पिता राम गोपाल और श्रीकांत किसी तरह उसकी कैद से भाग निकलने में सफल हो गए, परंतु भागने से पहले उन्होंने उस स्थान के 3 नक्शे बनाकर मोम की 3 बेजान गुड़ियाओं, जिन्हें प्रोफेसर चक्रम ने अपना आविष्कार करने के लिए तैयार किया था, उसके भीतर छिपा लिए थे। जब प्रोफेसर को इस बात का पता चला तो वह भी उनका पीछा करता हुआ हमारे शहर में आ गया और होटल मून खरीद कर उसे अपना अड्डा बना इन तीनों की तलाश करने लगा। सबसे पहले उसे देव के पिता का पता चला था। वह एक रात देव के घर पहुंच गया, परंतु जब देव के पिता उसे वह गुड़िया देने के लिए तैयार नहीं हुए तो उसने उनका खून कर दिया। फिर उसने राम गोपाल और श्रीकांत का खून स्वयं न करके अपनी इजाद की गई मोम की गुड़िया के द्वारा कराया, ताकि पुलिस व जनता में भय व्याप्त हो जाए और उसका सारा ध्यान मोम की गुड़िया पर केंद्रित रहे। और जब उसे तीनों गुड़िया यानी तीनों नक्शे प्राप्त हो गए तो वह होटल तबाह करके हेलीकॉप्टर द्वारा सोने की घाटी वापस आ गया और पुनः अपनी योजना को पूरा करने में जुट गया। अब यह उसकी बदकिस्मती थी कि नक्शे के बारे में हमें पता चल गया और हम उसकी मौत का कारण बन गए। परंतु बड़े भाई, यह मोम की गुड़िया थी क्या भला? वह बोलती चलती या प्रोफेसर के मन मुताबिक काम कैसे करती थी? दरअसल मोम की गुड़िया एक रोबोट थी जिस पर मोम चढ़ाकर प्रोफेसर ने उसे गुड़िया का रूप दे दिया था। प्रोफेसर उसे अपने टीवी स्टेशन पर अपने रोबोट कंट्रोलर द्वारा ही कंट्रोल करता था और गुड़िया के मुंह पर लगे स्पीकर से अपनी बनावटी आवाज निकालता था। ओह, शहर पहुंचकर राम ने प्रोफेसर चक्रम की डायरी चीफ मुखर्जी के हवाले कर दी। अगले दिन तमाम समाचार पत्र प्रोफेसर चक्रम की मौत व उसके षड्यंत्र के साथ साथ राम रहीम व देव आनंद की प्रशंसा से भरे पड़े थे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स खत्म हुई। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं भी थक गया हूँ, आवाज भी खराब आने लगी है पढ़ने में अब। तो मिलते हैं अगले किसी पार्ट में। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूँ।